धड़कनों के संग संग रक्स बिस्मिल किस नंबर 6 तीसरा हिस्सा। मेलबर्न कोड। सुबह के 9 बजे। डिंग। एलिवेटर का दरवाजा खुल गया। शहराम इसमें से मास्क पहनने बाहर आया। हादी इसके पीछे ही बाहर आया और साथ चलने लगा। मुद्दई मिस्टर असावर जल्दी से आगे बढ़ा। अटॉर्नी सूरी साहब, ये मुकदमे की समाअत का आखिरी दिन है। मौजूदा हालात मुझे साजगार नहीं लग रहे। क्या मैं मुकदमा हार जाऊंगा? मैं कभी नहीं हारा। शहराम सूरी का लहजा लापरवाह और किसी भी परेशानी से पाक था। एक ही सवाल को बार बार दोहराते न रहो। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो किसी दूसरे अटॉर्नी से राब्ता करो। मिस्टर सावर इसके सख्त जवाब पर लाजवाब हो गया। शहराम सूरी यकीनन इस मुल्क का सबसे काबिल वकील था। आज तक उसने अपनी जहानत से हर केस जीता था। आज तक इसने कोई केस नहीं हारा था। मिस्टर सावर अटॉर्नी सॉरी साहब, यकीन रखिए इनके सिवा कोई भी दूसरा अटॉर्नी ये केस नहीं जीत सकता। हादी ने शहराम की तरफ से मिस्टर सावर को तसल्ली दी थी। इसी वक्त शीश काफी के वुडस्पिंसिबल कप थामे वापस आया और यकीनन कुछ देर पहले मुद्दई सावर के साथ खड़ा था। शीश ने मुद्दई को पुरसकून करने के लिए काफी का डिस्पोजेबल कप उसकी तरफ बढ़ाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहराम की आंखों में शीश को देखकर खुशगवार हैरत उभरी। ओ यारा कम ऑन, आज कोर्ट रूम में मुझे भी एक केस है। क्या तुम मुझ पर तवज्जो दे सकते हो? वो फिर धीमी आवाज में तफक्कुर से उसे देखा। भाई तभी ये तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है? खैर तो है, कहीं बीमार तो नहीं हो? शहराम ने इसके तबसरे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया तो शीश फिर से शुरू हो गया। ओह, ये अच्छा है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियात बरत रहे हो। शहराम, तुम मेलबर्न आने के बाद कुछ ज्यादा ही एहतियात पसंद नहीं हो गए? हम्म? शीश का लहजा सताइशी हुआ। ठीक 10 मिनट बाद ट्रायल शुरू हुआ। उस वक्त शहराम ने मास्क उतार दिया। शीश के मुंह से काफी का पिया हुआ घूंट फवारे की तरफ बाहर निकला जब उसने शहराम के दाएं गाल पर दांतों के सुर्ख निशान देखे। ये क्या है? मुझे एक कुत्ते ने काटा है। शहराम की सर्द आवाज आई और उसे वार्निंग भरी घूरी से नवाजता लंबे लंबे डग भरता कोर्ट रूम में दाखिल हो गया। शीश के मुंह से बेख्तियार कहका उबल पड़ा। क्या शहराम इसे बेवकूफ समझ रहा था? जैसे शीश को मालूम ही न था कि शहराम के गाल पर काटने का निशान किसी औरत के दांतों का है या किसी कुत्ते का। और शहराम का शर्मिंदगी भरा अंदाज उसे रोज रोज देखने को नहीं मिलना था। सो उसने शरारत से छुप-छुपा कर उसकी तस्वीर खींचकर अपने चैट ग्रुप में पोस्ट कर दी थी। आफरीन कई दिनों तक घर में आराम करती रही। जब तक गाल पे दांतों के निशान मिट नहीं गए तभी वो जॉब ढूंढने बाहर निकल पाई थी। ताहम इसको हर जगह से मनफी जवाब मिले। मिस यासानी, हमें अफसोस है, हम किसी कॉपी कैट को नहीं रख सकते। मिस यासानी, आपके स्कैंडल की खबर इंडस्ट्री में फैल चुकी है। किसी में अब इतनी हिम्मत नहीं कि आपको हायर कर सके। आफरीन ने अभी एक और जगह इंटरव्यू देने की कोशिश करनी चाहिए, शायद किस्मत वहां बन जाए। वो इस वक्त काफी मायूस थी और खुद से खफा भी। उसने अपनी तालीम पर बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत खर्च की थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी काबिलियत की बिना पर नौकरी नहीं मिल रही थी। आखिर अब वो कहाँ जाए? क्या वाकई किसी इंडस्ट्री में किस्मत आजमानी चाहिए? पीप पीप। वो अपने ही ख्यालों में गुम बीच रास्ते में चली जा रही थी जब किसी ने गाड़ी ने मुसलसल हॉर्न दिया था। आफरीन तब भी न चौंकी। अगर कोई उसे उसके नाम से न पुकारता। आफरीन यसानी। आफरीन ने गायब दिमागी से मुड़कर पुकारने वाले को देखा। काफी देर बाद उसने वो चेहरा पहचाना। जासद, ओह माय गॉड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आफरीन को अपने पुरानी क्लास फेलो जासद को देखकर हैरत और खुशी से उछल पड़ी। वो बाहर के मुल्क में उसके साथ पढ़ा था और बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये सामने वाली बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है। मैंने तुम्हें वहां से बाहर निकलते देखा था। तुम वहां किस काम से आई थी? जाजिम ने गाड़ी उसके करीब रोककर दरवाजा खोलकर उसे बैठने का इशारा किया। आफरीन कुछ पल तजबजब में खड़ी सोचती रही कि बैठे या ना बैठे। फिर शर्मिंदगी से बैठ गई। मैं यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, मगर अफसोस काम ना बन सका। वो मायूस थी। अपनी इतनी काबिलियत के बावजूद भी तुमको जॉब न मिल सकी। जाजिब को जैसे यकीन नहीं आया कि इतनी काबिल डिजाइनर को कोई रिजेक्ट कैसे कर सकता है। आफरीन के होंठों के किनारे फड़फड़ाए थे। लब भेजकर वो अफसरदगी से उसे बताने लगी। मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया है और मुझ पे कॉपीराइट का इल्जाम लगा दिया गया है।
इस वजह से पूरे मेलबोर्न में मुझे मेरी रेपुटेशन डूब चुकी है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तुम दूसरों का कॉपी कर सकती हो। ये दूसरों का ही काम होगा। जाज़िब उसे देखकर दोस्ताना मुस्कुराया और अपने दोस्त पर अंधा उसे यकीन था। क्यों ना होता? वो दोनों साथ-साथ अब्रॉड में पढ़े थे। डिज़ाइनिंग में काफ़ी सारी कामयाबियाँ हासिल की थीं। वो इसकी डिज़ाइनिंग से बेइंतहा मुतासिर था। बिलाशुबा आफ़रीन एक टैलेंटेड और खुदादाद सलाहियतों की मालिक थी। और सच है, हीरे की परख सिर्फ़ एक जौहरी ही कर सकता है। मैंने अपनी कंपनी कुछ माह पहले ही मेलबोर्न में शुरू की है। मैं अभी तक अफ़रादी कोच से महरूम हूँ। चलो मेरे साथ मिलकर काम करें। आफ़रीन तो इसकी ऑफ़र पर दंग रह गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले हर जगह से ठुकरा दिए जाने वाली आफ़रीन के लिए आसमान से मनोसलवा उतर आएगा। रियली? इनबिलीवेबल? अनबिलीवेबल! क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा-सा भी शक नहीं? आफ़रीन ने उसे बेयकीनी से देखा था। मैं जानता हूँ आफ़रीन कि तुम एक काबिल-एतमाद शख्सियत की मालिक हो और मैं तुम्हारी सलाहियतों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। तुम्हें याद है, मैंने इससे पहले भी तुमको मशवरा दिया था कि हमें ग्रेजुएशन के बाद पर्थ में एक साथ काम शुरू करना चाहिए। लेकिन तुम्हारी ज़िद थी कि तुम अपने ख़ानदानी कारोबार में अपने डैड की मदद करना चाहती हो और अपने मंगेतर अय्यज के करीब रहना चाहती हो। क्या तुमने इससे शादी की? जासिम ने तजस्सुस से पूछा। आफ़रीन का सर जासिम की बात पर झुक गया। हमारा रिश्ता टूट चुका है। जाज़िम हैरान रह गया, लेकिन जल्दी ही अपनी हैरानगी पर काबू पाकर उसे दोस्ताना अंदाज में तसल्ली दी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। दुनिया ऐसे शख्स पर नहीं खत्म होती। तुम अभी यंग और खूबसूरत हो। मुझे यकीन है कि कोई तुम्हें इससे भी बेहतर साथी मिल जाएगा। इनफ टॉक अबाउट मी, यू आर डूइंग ग्रेट। मैंने सुना था तुम पर्थ में टॉप 3 डिजाइनर्स में से एक हो और तुमने इस पर बहुत सारी किताबें भी लिखकर पब्लिश करवाई हैं। आफरीन ने मुस्कुराकर अपने फ्रेंड को छेड़ा। और अब हम मिलकर मेलबोर्न को भी फतह करेंगे। अगर तुम मुझे इस काबिल समझती हो तो मेरी कंपनी ज्वाइन करो। मुझे तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है। जाजिब संजीदा था। मैं तुमको हाई सैलरी ऑफर करता हूँ। एक बार जब कारोबार ने मार्केट में जगह बना ली तो तुम शेयर होल्डर भी बन जाओगी। ऑल राइट, तो फिर मेरे बॉस बनने की खुशी में तुम्हें आज रात डिनर ट्रीट करवा दूंगी। आफरीन बिल्कुल भी इस खुशगवार सरप्राइज़ की तवक्को नहीं कर पा रही थी। उसने शहराम को फ़ोन किया। मैं आज डिनर पर घर में मौजूद नहीं होंगी, तुम खुद बंदोबस्त कर लेना। शहराम आज अच्छा खासा मुश्तिल था, क्योंकि कोर्ट में हर एक ने उसके गाल पर मौजूद दांतों के निशानात को देखकर आंखों में मजाक उड़ाया था। इस बार क्या है? इतनी बेवकूफ़ मत बनो कि किसी मुसीबत में फंस जाओ और मैं तुम्हें बचाता फिरूं। इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। फिर से शहराम के ताने पर आफरीन की सांस कुछ पल थम सी गई। इन गुज़रे दिनों में वो घर में ही रहकर मुसलसल उसके लिए अच्छे-अच्छे खाने पकाकर उसे खुश रखने की कोशिश करती रही थी। इसके बावजूद भी इस शख्स के रवैये में किसी भी किस्म की नरमी मफ़कूद थी। वो वैसे का वैसा ही था, कदरे संगदिल और ज़बान का तल्ख़। मैं सिर्फ़ अपने एक दोस्त के साथ डिनर पर जा रही हूँ, जिसके साथ अब्रॉड में पढ़ी थी। आफरीन ने एक थकी-थकी सी सांस ख़ारिज की। शहराम इसकी बात पर तंज़िया अंदाज़ में कहका मारकर हँसा। अच्छा, तो इस बार यूनिवर्सिटी का एक दोस्त है, शायद। तुम ये भूल गई हो कि पिछली बार तुम्हें होटल से अपने ही हाई स्कूल के दोस्त ने अगवा किया था। कुछ याद आया? जो भी हो, बहरहाल, बाय। आफरीन ने परवाह नहीं की, फ़ोन खुद ही काट दिया। इसकी आंखों में खुफकी और चेहरे पर तफक्कुराना तासुरात को देखकर जाज़िब पूछे बगैर ने राह से कहा, क्या ये तुम्हारा शौहर था? हालांकि मैं सिर्फ आफरीन की एकतरफा गुफ्तगू ही सुन पाया था, लेकिन जिस अंदाज से आफरीन बात कर रही थी उसने जाज़िब जैसे ज़हीन शख्स के तजस्सुस को हवा दी थी। आफरीन की आंखें उसके दुरुस्त तज्ज़िये पर हैरत से फैल गईं। नो वे, इट्स जस्ट माई हाउसमेट। उसने बात बना ली। हालांकि शहराम इसका कानूनी शौहर था, लेकिन जब वो खुद ही उसके रिश्ते को मानने से इनकारी था तो आफरीन को भी क्या ज़रूरत थी कि रिश्ता ज़ाहिर करती। इसके लिए भी ये रिश्ता दिखावे के सिवा कुछ नहीं था। जाज़िब के होंठ उसकी बात पर हल्की सी मुस्कुराहट में फैले। लेकिन तुम्हारे बात करने के अंदाज से यही लग रहा था कि दूसरी तरफ तुम्हारा पार्टनर है। क्या वाकई? आफरीन को लगा इसका दिल धड़-धड़ धड़क कर सीने से उछल कर निकल आएगा। वो तो शहराम से आम दिनों की तरह ही बातचीत कर रही थी, लेकिन फितरी तौर पर इसका लहजा और अंदाज खालिस्तान बीवियों जैसा हो गया था शायद। इसीलिए क्योंकि वो एक ही घर में रह रहे थे।
وہ एक अरसा बाद जाज़िब से मिली थी। दोनों रात 9 बजे डिनर तक साथ बैठे पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। हकीकत में आफरीन ने बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारा। 9 बजे के बाद जाज़िब ने उसे अ, जेडाइट जेडाइट 8 बे वाले फ्लैट तक लिफ्ट दी थी। याद रखना, कल से तुम्हें मेरा ऑफ़िस जॉइन करना है। मैंने ग्रीन माउंटेन वाले इलाके में एक विला का केस लिया है। तुमको कल वहाँ जाकर इसकी नाप लेनी है। डन? जाते-जाते जाज़िब उसे याद दिलाना नहीं भूला था। वो इसकी इतनी एक्साइटमेंट पर दिल से मुस्कुराकर सर हाँ में हिला गई। श्योर। आफरीन ने खुशदिली से जाज़िब को यकीन दिलाया कि वो ज़रूर जाएगी। उसे हाथ हिलाकर गुड बाय बोला। इसकी निगाहों ने दूर तक जाती हुई गाड़ी की हेडलाइट्स का पीछा किया था। जैसे ही वो ओझल हुई, उसने एक गहरी सांस ली और कदम घर की तरफ बढ़ाए। जब उसे शहराम फिदी को बाजू में उठाए नजर आया, घर के आम से हुलिये में उसे मुसलसल सर्द नजरों से घूर रहा था। फिदी बिल्ली इसके बाजुओं में यकीनन सोई हुई थी। तो तुम्हारा दोस्त एक मर्द है? उसके अब्रों के बीच की सिलवटें गहरी हो गई और आवाज में तंज का भरपूर अंसर था। आफरीन ने इसकी पेशानी की सिलवटों को देखकर सांस रोक ली। ये सिलवटें इतनी गहरी थीं कि अगर इसमें एक मच्छर भी फंस जाता तो यकीनन दबकर मर जाता, आफरीन ने सोचा। दूसरी तरफ शहराम ये सोचकर बुरी तरह तप रहा था कि उसे शॉप से खरीदी गई नाकस खुराक को किस दिल से बर्दाश्त करना पड़ा था। ये सिर्फ वही जानता था, जबकि ठीक दूसरी तरफ वो एक गैर आदमी के साथ हंसते बोलते और खाने पीने में मसरूफ थी। इसके दिमाग पर गुस्सा चढ़ गया था। क्या वो इतनी सी भी अहमियत के लायक नहीं था? और एक गैर मर्द उसके लिए इतना अहम था कि वो अपनी जिम्मेदारी से ही गाफिल हो गई थी। जब वो यूनी में मुझसे सीनियर था। शहराम ने इसकी बात काट दी। आफरीन, मैं तुमको याद दिलाता चलूं कि मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी ख्वाहिश थी। इसलिए बेहतर होगा कि अपना अमल दुरुस्त रखो। हम दोनों ही ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इसके बावजूद भी मैं रिश्ते में कोई धोखा नहीं चाहता। इसलिए मेरे पीछे आइंदा ऐसा करने से एहतियात करना। उसने वार्निंग घूरी दी। इसकी बात पर आफरीन की मुस्कुराहट सिकुड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? मैं सिर्फ अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए गई थी। तुम मेरे लिए ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या तुम मुझे इतना बुरा समझते हो? वो उसकी सोच पर और अल्फाज पर शॉक्ड सी थी। ये सब उसकी सोच से बाहर था। कैसे पता है? किसे पता है? मैं तुम्हें जानता ही कितना हूँ आखिर? जस्ट 1 मंथ बस। ये बहुत कम अरसा होता है किसी को भी पहचानने में। इसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। बकौल तुम्हारे तुम सिर्फ डिनर के लिए गई थी, लेकिन तुम अपने पीछे अपनी जिम्मेदारी भूल गई। एज फिदी की नैनी। मत भूलना कि ये तुम ही थी जिसकी वजह से बिल्ली बीमार हुई। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि इसका ख्याल रखो। यू आर रिस्पॉन्सिबल। फिदी अब बिल्कुल ठीक है और यकीनन इसने अपना वजन भी बढ़ाया है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आफरीन ने दांत पीसे। वो इस बात पर इससे यकीनन बहस करती, लड़ती ज़रूर, अगर शहराम ने इसकी 2 बार जान ना बचाई होती, इसलिए वह इसकी एहसानमंद थी। इसके बारे में सोचना अहमकाना ही तो था। वो समझ रही थी कि बज़ाहिर वो जितना भी दूर नज़र आए, लेकिन दरहकीकत मेहरबान है। उसे याद था जब उसने उसकी जान बचाई थी, इस नाज़ुक वक़्त में जब वो इसके बाजू में थी और जिस तरह की फ़िक्रमंदी उसके लहजे से झलकी थी, तब इसके दिल में एक आस सी जागी थी कि यकीनन अब वो इसमें दिलचस्पी लेगा। लेकिन शहराम के आज के रवैये ने उसकी ये छोटी-सी उम्मीद की चिंगारी को भी बुझा दिया। शहराम ने इसकी बात पर उसे घूरा था। इसने वज़न क्यों बढ़ाया है? तुम इसको इस बारे में सोचना चाहिए। वह ये चाहता था कि तुम बिल्ली का ख़्याल रखो, ना कि इसे मोटा करो। आफरीन इस इल्ज़ाम पर तड़प उठी। फिदी की खाने की ख्वाहिश दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी। ये कसूर भी तो इसके खाते में डाला गया। आफरीन ने लब भींचकर दिल ही दिल में दांत पीसे। ठीक है, कल से इसे कम खिलाऊंगी। खुश? ये नहीं चलेगा, समझी? शहराम अंदर से झुंझला उठा, तभी एहतजाजन हल्के से धाड़ा। क्या होगा अगर इसके अंदर बिल्ली के बच्चे गज़ाई की लत का शिकार हो गए तो? ठीक है, फिर अब आप ही बताएं, आप क्या चाहते हैं? लेकिन माजरत के साथ, मैं कोई पेशावर बिल्ली पालने वाली नहीं हूँ। आफरीन को भी गुस्सा आ गया। मैं भी नहीं हूँ, इसलिए नेट पर सर्च करो और फिदी पर ज़्यादा तवज्जो रखो। जब भी तुमको फ़राग़त मिले, इसे सैर पर लेकर जाओ, इसे वक्त पर खिलाओ, फिर इसे ढेर सारा सोने दो। ये कहते साथ ही वो बिल्ली को उठाए आगे बढ़ गया। पीछे आफरीन इसके एटीट्यूड पर दांत पीस कर रह गई।
घर वापस आकर वो कपड़े चेंज करके बेडरूम की तरफ जाने लगी, जब उसे अपने पीछे से एक सर्द और भारी आवाज़ सुनाई दी। मुझे भूख लगी है, कुछ बना लो। उसने बिना मुड़े सर घुमाकर आवाज़ की सिमत नज़र की। सोफे पर बैठे हुए आदमी को देखकर उसे भूखे पालतू जानवर का गुमान हुआ जो खाने का इंतज़ार कर रहा हो। आफरीन ने उसकी फरमाइश को बुरी तरह नज़रअंदाज किया, क्योंकि वो इसके पहले कुछ देर पहले के रवैये पर सख्त खफा से थी। माफ़ करना, मैं यहाँ सिर्फ बिल्ली की केयर के लिए आई हूँ, तुम्हारी नहीं। अपने आखिरी 2 अल्फाज पर उसने ज़ोर दिया था, जिस पर शहराम के इत्मीनान में ज़रा भी फ़र्क न आया, बल्कि उसकी बात पर एक अब्रू तन गई और होंठों के किनारे पर पुरसरार सी मुस्कुराहट ढले थे। तो ये थी तुम्हारी वो शदीद मोहब्बत, जिसका तुम ढंढोरा पीट रही थी कि खालिस मेरे लिए है। शिट! मुझे किस चीज़ से मोहब्बत थी? वो फ़कत अय्यज़ की मामी के रुतबे पर फ़ाइज़ होने से थी। मुझे इस पर वाज़ेह करना चाहिए, नहीं? वो शशंपंज में पड़ गई। पैर पटकती, उसे ज़बरदस्ती घूरी से नवाज़ती, दाँत पीसती, मारे भांदे किचन की तरफ धम-धम करती बढ़ गई। इसके अंदाज़ पर पीछे शहरा में गहरी साँस भर कर रह गया। अगर बात पेट की ना होती, तो वो इससे बिल्कुल भी मजबूर नहीं करता। उधर आफरीन ने जल्दी-जल्दी से उसके लिए ब्रेड के डिंपल्स बनाए, अंदर चिकन और वेजिटेबल्स और क्रीम की फिलिंग के साथ टमाटो सॉस। कुकिंग करते वक्त उसे साफ महसूस हो रहा था कि शहराम शीशे के दरवाजे के पार कुर्सी पर बैठा इसके वजूद पर निगाहें टिकाए इसकी हर नकलो हरकत पर नजर रखे हुए है। दूसरे दिन नाश्ते के बाद शहराम भी कफलिंग्स लगाता हुआ निकसिक से तैयार रूम से बाहर निकला। तभी दूसरे रूम से निकलते वजूद को भी खिलाफ तवक्को तैयार देखकर उसके कदम जहाँ थे वहीं जम गए। इसकी नज़रों ने आफरीन के वजूद का तफसीली मुआयना किया था। आफरीन ने बादामी रंग की जैकेट पहनी हुई थी, जिसके नीचे खुले गुलाबी रंग की प्लेन शर्ट और साथ ही जो खानादार मैक्सी, उसके नीचे टाइट्स। वो इस वक्त वाकई एक बिजनेस सर्कल की खातून लग रही थी। इस ड्रेस ने इसका चार्म और बढ़ा दिया था। सबसे बड़ी जो बात शहराम की तेज नज़रों ने नोटिस की थी वो था आफरीन का मेकअप। वो हल्का-हल्का मेकअप किए हुए थे, जिससे उससे इसके खूबसूरत नकूश और भी कातिल से लग रहे थे। इसके चेहरे से नज़रें सिरकती शहराम की पुतलियाँ आफरीन के कानों में पड़े मोती की बालियों पर अटक गईं। आफरीन जैसे-जैसे कदम बढ़ाती आगे आ रही थी, ये मोती की बालियाँ भी उसके गाल को चूमकर फिर पीछे की तरफ बालों में टिक जाती थीं। इन बालियों की मुसलसल नकलो हरकत पर नज़र टिकाए शहराम ज़िंदगी में पहली बार दंग हुआ था। उसने कभी किसी औरत को इस ज़ावियाई निगाह से नहीं देखा था। वो एक प्रैक्टिकल बंदा था, जिसे कोर्ट और इसके मसले ही निपटाने से दिलचस्पी थी। शायद इसकी ज़िंदगी में इससे पहले आफरीन की तरह कोई औरत आई भी नहीं थी। यह आज की सुबह ही कुछ नए एहसासात लेकर आई थी। शहराम को अपने अंदर बदलते एहसासात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। चौंका तो तब जब वो करीब खड़ी हुई। वो कुछ बोल रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन क्या कह रही थी? शहराम की हवास इस वक्त वाकई जामिद थे। चौंका तब जब आफरीन उसे नज़रअंदाज करती अपना बैग और पर्स उठाने के लिए सोफे पर झुकी। फिर किसी से मुलाकात करने जा रही हो? शहराम बोला भी तो क्या? तंज का तीर दे मरा। उसे खुद भी नहीं पता चला कि कैसे अंदर की जलन बाहर निकाली थी। इसके लहजे में हसद की हल्की सी रमक साफ नजर आ रही थी। नहीं, मुझे जॉब मिल चुकी है। मैं वापस आकर डिनर भी तैयार कर दूंगी और बिल्ली को वापस भी ले जाऊंगी। आफरीन को बिल्कुल भी इसके लहजे में छुपी जलन महसूस नहीं हुई थी। शायद वो इस वक्त नौकरी मिल जाने की खुशी में इन बातों पर ध्यान देने के मूड में नहीं थी। वो वाकई उसकी बात पर लाजवाब हो गया। उसे आफरीन की जॉब से ना कोई दिलचस्पी थी, ना कोई परेशानी। भले वो जॉब करती, लेकिन वक्त पर घर में ज़रूर मिलती और खाना बनाने के साथ फिदी का ख्याल रखने में भी कोई कोताही ना करती। फिर से पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने? शहराम ने पिछली बार के सीन को याद करते फिर से तंज किया। बिल्कुल भी नहीं। इस बार मैं हेड डिज़ाइनर हूँ। आफरीन की तंज़िया मुस्कुराहट ने शहराम को वाक़ई ख़ामोश करवा दिया था। वो भी ख़ामोशी से उसके पीछे बाहर निकला। दोनों साथ ही एलिवेटर में दाख़िल हुए। इसके साथ लिफ्ट में खड़े होकर शहराम का ज़िंदगी में पहली बार गला खुश्क हुआ था। वो हकीकत में इसके वजूद को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। आज वो कुछ तैयार भी ऐसा हुई थी कि शहराम के हवासों पर छा रही थी। वो खुद को उसके शहर से निकालने की कोशिश में मुसलसल नाकाम हो रहा था और ये पहली बार था। बाहर निकलते उसने बमुश्किल अपना हलक तैयार किया और उसे ऑफ़र की। लिफ्ट चाहिए? नहीं शुक्रिया, मैं आज अपनी गाड़ी ड्राइव करूँगी। आफरीन का लहजा फॉर्मल हुआ।
मैं नहीं चाहती कोई मुझे रोज़-रोज़ आधे रास्ते में छोड़कर चला जाए, इसलिए अपना सफ़र मुझे अकेले तय करना है। इसकी गहरी बात पर शहराम लाजवाब हो गया। वो यकीनन इसका पिछला रवैया याद दिला रही थी, जब शहराम ने इसे बेचारी से आधे रास्ते पर ही उतार दिया था। साथ रहते हैं मेरे सब, मगर मतलब की हदों तक। कहीं चलता हूँ तो तन्हा, कहीं रुकता हूँ तो तन्हा। आफरीन की सोचों को झटका लगा जब पीछे से किसी गाड़ी ने हॉर्न देकर सब्ज बत्ती के जलने पर आगे बढ़ने का इशारा किया। आफरीन ने एक गहरी सांस लेकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। ठीक 8:30 पर वो ऑफिस पहुंच गई। ये देखकर वो हैरान हुई कि सारा स्टाफ ही काफी यंग और एक्टिव था। खास बात कि सभी के पास किसी न किसी बाहर की मशहूर यूनिवर्सिटीज की डिग्री थी। जाज़ब ने खुशदिली के साथ इसका हर एक से स्पेशली तारुफ करवाया और ऑफिस ले आया, जहां उसने बिना वक्त ज़ाया किए अपने मंसूबे की ब्लूप्रिंट थमाई। ये ग्रीन माउंटेन पर वाक़ प्रेसिडेंट वलीद गर्वेसी का 3000 स्क्वायर मीटर्स का विला है। ये शख्स अपने कारोबारी फ्रेंचाइजीज के लिए बैरून मुल्क तैनात हुआ करता था और इसी तरह मैं उससे मिला। हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। इसका इरादा मेलबोर्न में अपने घर वापस आकर सेट होने का है, इसीलिए इस मंसूबे पर सख्त मेहनत करना। तज़ीन और आराइश पर लागत की कोई हद नहीं है, लेकिन हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। के पास हॉलिडे रिज़ॉर्ट प्रोजेक्ट भी है, जो साल के आखिर तक लॉन्च होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसके साथ तवील अरसे तक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकूँगा। आफ़रीन इसकी बात पर फ़कत संजीदगी के साथ सर इस्पात में हिलाती रही। ऐसा लग रहा था प्रेसिडेंट वलीद गर्वेज़ी का बैकग्राउंड शहराम सूरी से काफ़ी हद तक मिलता-जुलता सा था। ताहम इसके उलट प्रेसिडेंट शहराम सूरी फ़कत 100 स्क्वायर मीटर के घर में रह रहा था। एक मुस्कुराहट जासिब के चेहरे पर फैल गई। बात असल में ये है कि गर्वेज़ी की भांजे की मंगेतर भी बिल्डिंग और इंटीरियर डिज़ाइन बैकग्राउंड रखती हैं, लेकिन उसे इस काम का बिल्कुल भी उसके उसे इसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सच्ची बात तो ये है कि अपने रिश्तेदारों के साथ ईमानदार रहना मुश्किल अमर है। सो अपने विला के रेनोवेशन का काम खुफिया रखना चाहता है। तुम भी ये बात अपने तक रखना। प्रेसिडेंट गर्वेज़ी के लिए कोई मुश्किल मत क्रिएट करना। आफ़रीन ये सुनकर हैरत से दंग रह गई। ना सिर्फ प्रेसिडेंट वलीद गर्वेज़ी की ज़िंदगी के मौजूदा तजुर्बात शहराम सूरी से मिलते-जुलते थे, बल्कि इसके भांजे और इसकी मंगेतर का तज़किरा भी इत्तेफ़ाक से मिलता-जुलता था। क्या हैरत अंगेज़ इत्तेफ़ाक था! हल्के-फुल्के दिल के साथ वो ऑफ़िस से निकलकर ग्रीन माउंटेन की तरफ ड्राइव करने लगी। ये मेलबोर्न का सबसे महँगा तरीन लग्ज़री एरिया था, जहाँ सिर्फ अमीर तबका ही अपनी जायदाद खरीद सकता था। आम आदमी के पास ना इतने वसाइल थे, ना इतनी इस्तात कि वो इस जगह के बारे में सोच भी सके। वहां पहुंची तो एंट्रेंस पर ही सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी गाड़ी को आगे जाने से रोक दिया। बकौल इनके आम लोगों की गाड़ी का अंदर विला में जाना ममनू है। आफरीन ने लापरवाही से कंधे उचकाए और पैदल ही विला की जानिब चल पड़ी। एक 30 के लगभग दराज कद कबूल सूरत आदमी, जिसने कीमती बिजनेस सूट पहना हुआ था, स्विमिंग पूल के करीब खड़ा था। आप ही मिस्टर नरीन गरवेजी हैं? आफरीन इसके करीब पहुंचती और पेशावराना अंदाज में पूछा। बिल्कुल, आप जाज़ब कंपनी की डिज़ाइनर हैं? आप तो मेरी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स काफ़ी छोटी-सी हैं। वलीद गर्वीज़ी की आँखों में हैरत के साथ अजीब-सी चमक थी। इसके सामने खड़ी ये लड़की आज तक की देखी गई मेलबोर्न की सबसे खूबसूरत लड़की थी। दूसरे लोग यकीनन यही सोचते कि जाज़ब कंपनी ने इस कदर खूबसूरत लड़की अगली पार्टी को फंसाने के लिए भेजी होगी। ताहम इसकी आँखों से झाँकता मुस्तकिल अज़म ये ज़ाहिर कर रहा था कि वो अपने पेशे से किस कदर संजीदा है। मैं यूनिवर्सिटी में जासिब साहब की जूनियर थी। वलीद साहब, अगर आपको मेरे डिज़ाइन्स मुतमईन न कर सके, तो आपको हक है, मुझे रिप्लेस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी इस बात को पर्सनली नहीं लूँगी। आफरीन कॉन्फिडेंट थी, इसीलिए पुरसकून अंदाज में बोली। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उम्र का सलाहियत से कोई ताल्लुक है। आप खुद भी यंग हैं मिस्टर वलीद गर्वेज़ी साहब। मैं आपसे इस बात पर बहस नहीं कर सकता। वलीद गर्वेज़ी की बात पर वो हौले से मुस्कुराया। आफरीन ने इनकी तरफ अपना कार्ड बढ़ाया। वलीद गर्वेज़ी ने कार्ड पर सरसरी सी नज़र दौड़ाई थी और फिर इसकी नज़र कार्ड पर लगे लिखे नाम पर चिपक गई। आफरीन यस्तानी। ये नाम पढ़कर इसके ज़हन में घंटी से बजने लगी। आफरीन का दिल न जाने किसी अनजाने खदशे के तहत ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। इस खौफ से कि वलीद गर्वेज़ी ने भी इसके मुतालिक अफ़वाहें सुनी होंगी। तभी जल्दी से कहा, "ये काफ़ी आम नाम है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मुझे अपने ख़यालात से आगाह कर सकते हैं। इस दौरान हम विला का विज़िट भी कर लेंगे।"
اس کی بات پر ولید گرویزی نے اسے پورے ولا کا وزٹ کروایا۔ ساتھ ہی آفرین پر اپنی خواہش بھی ظاہر کی کہ اس ولا میں جم، تھیٹر، باسکٹ بال کورٹ اور انڈور سوئمنگ پول بھی رکھنا چاہتا ہے۔ آفرین ان کی خواہشات پر بہت توجہ سے سن اور سمجھ رہی تھی کیونکہ لاشعوری طور پر اس کی خواہشات بھی اس سے ملتی جلتی تھیں۔ تبھی آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں اس نے اس کے ہاتھوں میں خوبصورت ڈیزائن بنا کر پیش کیا۔ ولیم گرویزی نے ڈیزائن دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ ڈھونڈنے سے بھی ایک خامی بھی اس میں نظر نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں میں متاثر کن چمک لہرائی۔ یہ ڈیزائن ہو ویسا ہی تھا جیسے اس نے تصور کیا تھا۔ مس آفرین، آپ واقعی ٹیلنٹڈ ہیں، اس ٹاپ کلاس کے ڈیزائنرز کی طرح جس سے میں آج تک ملا ہوں۔ آپ کا انڈور سوئمنگ پول والا کانسیپٹ واقعی قابل تعریف ہے۔ یہ بن جانے کے بعد اور بھی بہتر نظر آئے گا۔ آفرین نے اطمینان دلایا۔ یقیناً آپ کے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے۔ میں جلد از جلد تزئین و آرائش کا کام شروع کروانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا کارڈ ہے، آپ مجھ سے میرے آفس میں کسی بھی وقت مل سکتی ہیں۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ آفرین کی طرف بڑھایا۔ پریزیڈنٹ ٹرانزمیٹ کارپوریشن۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دوسرا دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی میلبورن میں داخل ہو گیا ہو۔ ولا سے نکلنے کے بعد اس نے آس پاس کے دیگر ولاس کا ڈیزائن چیک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کچھ منٹ بعد ہی اس نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی لیگزس اس بڑے بڑے ولاس میں سے ایک میں داخل ہو رہی تھی۔ کیا یہ شہرام کی گاڑی تھی؟ کیا اس نے بھی یہاں ولا خریدا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک جانی پہچانی سی مردانہ آواز پر آفرین چونکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایزد اپنی لیمبورگنی کے پاس کھڑا اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں حیرت تھی۔ عام حالات میں آفرین یہاں سے ولا چیک کرتے ہی چلی جاتی، لیکن ایز سے اچانک ٹکراؤ پر قدرتی طور پر وہ چونکی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کیا تم اور رابش یہاں پر ولا خریدنا چاہتے ہو؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ میں یہاں اپنے ماموں کا ولا چیک کرنے آیا تھا۔ ان کی ولا کو تزئین و آرائش کی ضرورت ہے۔ میں ان سے مل کر یہ پروجیکٹ آبش کے ہاتھ دینا چاہتا ہوں۔ ایس بات کرتے ہوئے اس کے تاثرات بھی بغور جانچ رہا تھا۔ ایک دفعہ آفرین نے اپنے دل میں یہ عہد کیا ہوا تھا کہ وہ سخت محنت کر کے اپنا کریئر بنائے گی۔ دوسری طرف ایس کا پلان آبش کے سامنے شیخی بھگار کر اس کی ناز برداری کرنے کا تھا۔ حسب توقع جب اس نے دیکھا کہ کسی طرح اس کی بات پر آفرین کے چہرے کے رنگ بدل رہے ہیں تو وہ طنزیہ مسکرایا۔ کیا تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہے؟ اگر تم ابھی میرے لیے پہلے جیسی بن جاؤ تب بھی میں تم کو کچھ ریسورس فراہم کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ اس کے لفظوں میں چھپے مطلب پر آفرین نے چاہا کہ اس پر تھوک دے۔ اسے سخت کراہیت آئی تھی۔ وہ واقعی اس شخص کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھی تھی۔ وہ سمجھی تھی ایس نہایت مہذب شخص ہے، لیکن وہ تو شہرام سے بھی گیا گزرا تھا۔ اب یہ ظاہر تھا کہ شہرام کی اس جگہ پر پراپرٹی ہے اور اپنے ولا کی تزئین و آرائش کے لیے وہ اپنی مرضی کے ڈیزائن سلیکٹ کرنے کے فیصلے میں آزاد تھا، لیکن وہ یقیناً غصہ ہوتی اگر رینوویشن کا کام آبش کے ہاتھ میں دیا جاتا۔ آلرائٹ، تمہارے ماموں کو حق حاصل ہے کہ وہ کس کمپنی کو سلیکٹ کرتا ہے، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کی پیٹھ کے پیچھے فیصلے سناتے پھرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی بات مان جائے۔ تمہاری حیثیت اس کی بیوی کے مقابل تو کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہی آفرین نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ رات کو شہرام کو اس بات پر قائل کر لے گی۔ آفرین دل میں ہنسی۔ ایس اس کی بات سن کر دنگ ہوا۔ تمہاری بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ میرے ماموں نے ابھی تک شادی نہیں کی تو ان کی بیوی کہاں سے آ گئی؟ ویسے بھی ہمارے ریلیشن بہت خوشگوار ہے۔ میں جو بھی کہتا ہوں وہ مان لیتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ یقیناً، تو پھر اس سے پوچھنا کہ وہ تمہیں اپنے مال کا وارث بنا سکتا ہے اور پھر دیکھنا کہ وہ راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ ایز کا وجہ چہرہ غصہ اور خفت سے سرخ ہو گیا۔ کوئی تعجب نہیں کہ آنٹی صالحہ اور انکل جعفر نے تم کو اندھیری جگہ پر قید کیا تھا۔ تم واقعی اس قابل ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ ایز کے سخت جملوں نے آفرین کو جیسے اندر سے دو پارٹوں میں چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ نفرت جسے اس نے تھپک کر سلا دیا تھا سر اٹھانے لگی۔ ایز، کیا یہ تم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے یا آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آفرین کو اس کے الفاظ پر سخت تاسف ہوا۔ تو کیا میں غلط ہوں؟ تم نے رپورٹرز کو بتایا کہ جعفر یزدانی نے تم کو اندھیری جگہ پر قید کیا تھا اور سخت ٹارچر کیا تھا، لیکن مجھے تو تم بالکل صحت مند نظر آ رہی ہو۔
बल्कि पहले से भी अच्छी हालत में लग रही हो। वो मुसलसल आफरीन पर तंज़िया जुमलों के तीर बरसा रहा था। तुम्हारे वजूद का होना वाक़ई में येज़दानी ख़ानदान की बदकिस्मती है। कुछ जानती हो? तुम्हारे इस बयान के बाद सीमेंट कंपनी की रेपुटेशन किस कदर बर्बाद हुई है। साथ ही स्टॉक प्राइस भी गिर चुकी है। कंपनी अपनी मार्केट वैल्यू रातों-रात $2 बिलियन खो चुकी है। असल बदकिस्मती तो ये है कि मैंने तुम जैसे शख्स को चाहा। आफरीन की आंखों में एक आग सी लपकी। दिल चाहा सामने खड़े अकल के अंधे को जलाकर भस्म कर दे। खुद को मजीद मुश्तिल होने से बचाने के लिए आफरीन ने अपने कदम वापस जाने को उठाए। अभी 2 कदम ही चली होगी कि अयस्थ ने अगर एकदम आगे बढ़कर उसे कलाई से पकड़कर रोका। रुक जाओ, मैं आबिश से इस माह के आखिर में मंगनी कर रहा हूँ। तुमको ये फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा। ये तुम ही थी जिसकी वजह से सिमट की रेपुटेशन बर्बाद हुई है। अब इसको बचाने की जिम्मेदार भी तुम पर है। वो चबा चबा कर बोला था। बेहुदा इंसान, हटो मेरी नजरों के सामने से। मेरा सिंपल कंपनी से कोई लेना देना नहीं, भले वो दिवालिया हो जाए। समझे तुम? और तुम? कोई शर्म कोई हया है तुम्हें? एक तो तुमने हमारे रिश्ते का मजाक बना दिया और अब बेशर्मी से मुंह उठा के मुझे अपनी मंगनी मंगनी पर इनवाइट कर रहे हो। लानत हो अय्यस। आफरीन सख्त तैश में आ गए, लेकिन उधर अय्यस को इसके गुस्से पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तुम्हारी दादी की 80वीं सालगिरह पर पार्टी मना रहे हैं। अगर याद हो तो वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसकी सेहत बिगड़ रही है और कौन जानता है कि वो अब कितना अरसा जिए। मेरे ख्याल से तुम अपनी दादी से अपनी यादगार मुलाकात ज़रूर करना चाहोगी। अय्यज ने पैंतरा बदला और आफरीन की कमजोरी को हाथ में लिया। वो जानता था अब वो इनकार नहीं करेगा। आफरीन का पूरा वजूद तनाव का शिकार हो गया। उसे कत्ल कर देने वाली नजरों से घूरते हुए दांत पीसे। तुम वाकई काबिल नफरत हो। ये असबाब तुमने खुद अपने लिए पैदा किए हैं। अब भुगतो। अय्यज आराम से बोला। उसकी आंखों में इसके लिए कोई तासुर नहीं था, सवाए तंज के। डोंट वरी, मैं वहाँ पर आऊँगी। मैं वहाँ पर तुम्हारे मामू शहराम के साथ आऊँगी। मैं तुमको तुम्हारी मंगेतर के साथ ही बर्बाद करूँगी। इंतज़ार करो। मैं तुम्हारे मामू की ऐसी तरबियत करूँगी कि वो 100% मेरी ही मानेगा, जब तक मैं मुत्तफ़िक नहीं होती। आप इस घर में दाखिल नहीं हो सकेंगी और ये सब तुम्हारी नज़रों के सामने होगा। बस देखते रहो। आफ़रीन ने गुस्से से कहा और शहराम से कलाई छुड़वाकर इन्हीं कदमों पर पलट गई। पीछे ये इसके अजीबो-गरीब दावा पर नासमझी के साथ कंधे उचकाकर इसको जाते हुए देखता रह गया। फिर पलटकर वलीद गरवेज़ी की ग़िज़ा की जानिब कदम बढ़ाए। वलीद गरवेज़ी लान में दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठा खाके के मुआयना कर रहा था। उसने अपने भतीजे को आते हुए देखा तो खुफिया अंदाज में खाका छुपाया। अंकल, क्या आप अपनी विला की तज़ीनो-आराइश शुरू शुरू करने वाले हैं?